दर्शकों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। SSR न्यूज़ 69 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेनजी, जो कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल के अंदर जो घटना घटी, जो तख्ता पलट हुआ, उसमें जेनजी का रोल बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे होंगे कि हर जगह, हर न्यूज़ चैनल पर, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह जेनजी 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 की चर्चा है। तो ये जेनजी है क्या, ये चीज़ क्या है, और ये शब्द कहाँ से आया और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। जो पहला शब्द आया इस सीरीज के अंदर वह शब्द था ग्रेटेस्ट जनरेशन, और यह वर्ष था 1901 से लेके 1927 तक का। ग्रेटेस्ट जनरेशन क्यों कहा गया? ये किसी एक इंसान ने नहीं, ये समूह के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा नॉर्मल जो जनरेशन्स हैं उनको संबोधित किया गया। इसमें कोई एक सिंगल बंदे का रोल नहीं है। इसके अंदर सीधा सा, जो कि आम भाषा में कह देते हैं, किसी समूह को, उस समूह को संबोधित किया गया समूह के द्वारा। इसमें कोई सिंगल बंदे का कोई रोल नहीं है। अब पहली जो मैंने आपको बताई 1901 से लेके 1927 तक ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। तो लोगों ने क्यों संबोधित किया? क्योंकि उस समय के जो लोग थे, जो पब्लिक थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। लोग बीमारियों से जूझ रहे थे, गुलामी से जूझ रहे थे। तकनीकी चीजें जो कि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस 20वीं सदी के अंदर, वो उस समय नहीं थी। कोई भी तकनीकी चीज उस समय ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए उनको ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। इसके बाद आता है साइलेंट जनरेशन, 1928 से 1945 तक इसको साइलेंट जनरेशन कहा गया। साइलेंट जनरेशन इसको क्यों कहा गया? क्योंकि गुलामी से जूझ रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं हर जगह। बहुत सी कंट्री ऐसी थी जो कि गुलाम थी उस समय, और उसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें कितने लोगों की जानें गई, कितने लोगों ने, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर किसी की जान उस युद्ध के अंदर गई। और काफ़ी कंट्रीज गुलामी से जूझ भी रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, और अब उन्होंने अपने घर परिवार, खेती, सब कुछ देखना था। तो इसलिए उन्हें संबोधित किया गया साइलेंट जनरेशन के नाम से। इसके बाद एक शब्द आया बेबी बूमर्स। इसी जनरेशन में 1946 से 1964 का समय था वो। उस समय बेबी बूमर्स कहा गया। उस समय जो बच्चे पैदा हुए इन समय के बीच में, उनको बेबी बूमर्स कहा गया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी कुछ तहस नहस हो चुका था और काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी थी। आपने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा, और हर जगह आंदोलन हो रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। इसके बाद जब ये चीज़ें समाप्त होती हैं, इसके बाद यूरोप के अंदर देखा गया कि जो कि बच्चों की पैदावार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसमें 7-8% की वृद्धि देखी गई। तो बूम आ गया। एक तरीके से बूम शब्द से लोगों ने बेबी बूमर्स कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जनरेशन एक्स आती है 1965 से 1980 के बीच। यह वह समय था जिस समय के बच्चे ने नई नई मशीनें, नई नई जीव विज्ञान की चीज़ें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, हर क्षेत्र में ये चीज़ें देखी। और आगे
और चीज़ें बनाने के लिए सुदृढ़ रूप से काम करने लगे, जिज्ञासावान और मेहनती। और ये वह जनरेशन भी थी जिसने 2 सदियों को इकट्ठा देखा, 19वीं सदी और 20वीं सदी को। इसके बाद आती है जनरेशन मिलेनियस, 1981 से 1996 तक। इस जनरेशन के बच्चों ने पेजर, कंप्यूटर, तब तक कंप्यूटर आ चुका था, टेक्नोलॉजियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी थी, उन चीज़ों को देखा और उन चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखा और आगे नई नई इन्वेंशंस जारी रखी। दोस्तों, इसके बाद आती है जनरेशन जेड, जिसको जेन जी बोलते हैं, जिसने नेपाल के अंदर क्या बुरा हाल किया है। यह जनरेशन थी 1997 से लेके 2012 की जनरेशन। और इस जनरेशन में जो बच्चे पैदा हुए, उन्होंने पैदा होते ही कंप्यूटर, मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, लैपटॉप, इन चीज़ों का, मल्टीमीडिया का, मीडिया का बहुत उपयोग किया। और ये जनरेशन अपने सेहत के लिए भी बड़ी जागरूक और नई नई चीज़ों को सीखने में भी बड़ी जागरूक, देश विदेश की हर चीज़ की नॉलेज घर बैठे इनको हो गई। और सबसे बड़ा कारण नेपाल के अंदर यही था कि वहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया थे वो एकदम बंद कर दिए गए। जैसे कि किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लेते हैं ना, वही हाल एकदम वो रिएक्शन हुआ, क्योंकि उनके पास उन्होंने बचपन से ही वही चीज़ एक खिलौने के तरीके से इस्तेमाल की थी। और सबसे खतरनाक असर उसी चीज़ का हुआ, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया बंद कर दिया। क्योंकि इस जनरेशन ने बचपन में पोएम, कहानियाँ, स्टोरियाँ सब कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पर ही देखी है और इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए थे। इसका असर वहाँ की सरकार गिराने में सबसे ज़्यादा हुआ है। जनरेशन जेड के बाद आती है जनरेशन अल्फा, जो 2013 से 2025 तक की है। तो ये सेम सी जनरेशन है, दोनों जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा दोनों। इन्होंने भी वही मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब चीज़ों जो कि उन्होंने बचपन से ही उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत ही फास्ट और तेज दिमाग वाले बच्चे इनको कहा गया है, क्योंकि ये हर चीज़ को इन्होंने अपने आप शुरू से ही 3-4 साल की उम्र से ही यूज़ करना शुरू कर दिया। देश दुनिया की जो भी नॉलेज, जानकारी, किसी भी चीज़ की जानकारी इनको हर जनरेशन से ज़्यादा है। और ये अब तक की सबसे एजुकेटेड, फास्ट, नॉलेज वाली जनरेशन इनको माना गया है, जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा के बाद जो आएगी अब जनरेशन बीटा आएगी, 2025 से 2039 तक की जनरेशन, उसको जनरेशन बीटा कहा गया, क्योंकि अब जो है रोबोट का ज़माना आ गया है। अब लोग आने वाले समय में घरों घरों में रोबोट्स देखेंगे, अंतरिक्ष में जाना आम हो जाएगा आने वाले समय में। आपने पीछे भी देखा होगा कि अभी अंतरिक्ष में 8-8, 9-9 महीने रह के आ रहे हैं नासा के लोग, हर कंट्री मिलके सहयोग करके। तो बाहर, पृथ्वी के बाहर जाकर भी लोगों के लिए विमान तैयार हो रहे हैं। ये सब जनरेशन, ये आने वाली जनरेशन देखेगी और इनका लाभ उठाएगी। तो दोस्तों, ये सारी कहानी है ये जनरेशन जेड, जेन जी की, जो शुरू से अब तक मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। बने रहिए SSR News 69 चैनल पर। जय भारत, जय।